Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic bars, barriers and spits of class 11 geography chapter number 6. अब वैसे तो बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स को हम हाई रॉकी कोस्ट वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। फिर हमने लो सेडिमेंट्री कोस्ट में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, बट वापस से क्योंकि ये लैंडफॉर्म्स जो हैं वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, तो इनको फिर अलग से भी इस टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। तो इट इज गोइंग टू बी रिपीटेशन ऑफ दीज थिंग्स, बट स्टिल we are going to discuss it. So, a ridge of sand and shingle formed in the sea in the offshore zone lying approximately parallel to the coast is called an offshore bar. सैंड आपको पता है रेत होती है, शिंगल क्या होता है, थोड़े कंकड़ पत्थर, थोड़े कोर्स जो मटेरियल रहता है उन्हें शिंगल कहते हैं। तो क्या होता है, एक रिज बन जाती है। रिज का मतलब आप दिमाग में ऐसा रखो, थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा, जैसे हम मिट्टी की मेढ़ बनाते हैं, है ना। तो रिज ऑफ सैंड एंड शिंगल, तो ये क्या होती है, मिट्टी जो है और शिंगल जो है वो इस तरीके से थोड़ी जमा हो जाती है, यहाँ पे इस तरीके से रिज जो है वो बन जाती है। और किस एरिया में बनती है, ऑफ शोर में। ऑफ शोर मतलब शोर से थोड़ा सा दूर बनती है, ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल दिखती है कोस्ट के, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑफ शोर बार। तो होता क्या है, जैसे ये पूरा आपका कोस्ट है, इधर पे क्या है, कोस्ट है, और इधर पे समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस्ट से थोड़ा सा दूर जाके जो मटेरियल है वो यहाँ जमा होने लगेगा इस तरीके से, और दिखने में कैसा लग रहा है, इस कोस्ट के लगभग पैरेलल ये इस तरीके से मिट्टी यहाँ पे आके जमा होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जो मटेरियल है जो इरोड हुआ है वो चर्न होगा और वेव्स उसको धीरे धीरे करके इकट्ठा करती रहेंगी। तो होगा कैसे, जैसे ये आपकी टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, तो साइड व्यू कैसा दिखेगा, यहाँ पे ये कोस्ट है आपका, इधर पे ये सी बेस है, और इसके ऊपर आपको समुद्र दिख रहा है, ठीक है। इस साइड से हम समुद्र के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर पे नीचे ये जो मटेरियल है ये जमा होने लगेगा। तो ऊपर से देखोगे तो ये मतलब 3D में क्या होगा, इस तरीके से आगे तक इस बेस पे जमा होने लगेगा। ऊपर से देखने में इस तरीके से रिज दिखाई देगी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब तक ये अंदर रहेगा मटेरियल, जब तक ये समुद्र के अंदर मटेरियल जमा होता रहेगा, तब तक तो इसे हम क्या बोलेंगे, बार, ठीक है। तब तक इसे हम बोलेंगे ऑफशोर बार। An offshore bar which is exposed due to further addition of sand is termed as barrier bar. और जब ये offshore जो बार है इसमें और मटेरियल डिपॉजिट होने लगेगा, मतलब यहाँ पे जब और ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट होगा इस तरीके से, और ये एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज मतलब अब ये पानी के ऊपर दिखने लग गई है, ठीक है। ये साइड से दिखा रही हूँ मैं आपको, अब ये पानी के ऊपर दिखने लग गई है। जब पानी के ऊपर दिखेगी तो आपको ऊपर से कैसा व्यू दिखेगा, ऊपर से दिखेगा आपको ये। अब आपको पानी के ऊपर से जब आप सैटेलाइट से देखोगे तो इस तरीके से ये रिज नजर आएगी। जब ये अंदर बन रही होगी तब ये नजर नहीं आएगी। अब हल्का सा, मतलब मैं लाइट कलर से बना के दिखा रही हूँ, तो ये पानी के अंदर है, अभी ये आपको दिख नहीं रही, ये पानी के अंदर है, ठीक है। ऊपर से क्या होगा, अभी आपको ये दिखेगी नहीं। जब दिखेगी नहीं तो इसे क्या बोलोगे, ऑफशोर बार या सिंपल बार बोलोगे। बट जैसे ही ये विजिबल हो जाएगी, जैसे ही ये दिखने लगेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बैरियर बार। The offshore bars and barriers commonly form across the mouth of a river और at entrance of a bay। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो ऑफशोर बार हैं एंड ये बैरियर्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं, ये माउथ ऑफ अ रिवर पे बनते हैं। माउथ का मतलब क्या होता है कि जब रिवर आके समुद्र में मिलती है तो उसको हम कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। जहां से रिवर निकलती है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ द रिवर, और जहां पे ये रिवर आके मिलती है, ये जैसे ये रिवर है, तो जिस पॉइंट पे आके ये मिलेगी, इधर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, समुद्र में मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे माउथ ऑफ द रिवर। तो नॉर्मली क्या होगा, क्योंकि रिवर जब आएगी तो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल को लाती है वो, और कुछ सेडिमेंट्स वगैरह रहते हैं। जब बहुत ही ज्यादा मटेरियल होगा तो प्रॉपर डेल्टा वगैरह बन जाएगा, बट थोड़ा बहुत भी मटेरियल अगर रहेगा तो क्या होगा, वो आगे जाके यहाँ पे डिपोजिट होने लगेगा इस माउथ के सामने, ठीक है। और ये फिर बार जब तक पानी के अंदर है और बाहर निकलेगा तो बैरियर बार बन जाएगा। या फिर ये जो बार्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ओपनिंग ऑफ अ बे। बे क्या होता है, इस तरीके से सी शेप्ड एरिया रहता है, थोड़ा अंदर की तरफ एरिया रहता है लैंड का। तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी जो है, जैसे ये समुद्र है, तो ऐसा लगता है कि जो वाटर बॉडी है वो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई है, ये तीनों तरफ इसके लैंड है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, बे। जैसे आप बे ऑफ बंगाल देखते हो, तो बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडिया में किस तरीके से दिखता है,
यहाँ पे पूरा ये वाला पूरा बे ऑफ बंगाल है ना। तो ये इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र जो है वो पानी के अंदर मतलब लैंड की तरफ बढ़ रहा है इधर से। तो बे की ओपनिंग जो होती है, ये जो खुला हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पे जो बैरियर्स हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बैरियर्स बनेंगे। Sometimes such barrier bars get keyed up to one end of the bay when they are called spits. जब ये बैरियर्स जो हैं वो एक तरफ से हेडलैंड से जुड़ जाएंगे, की अप हो जाएंगे, मतलब जैसे अभी क्या है, अभी यहाँ पे इस तरीके से था तो ये बैरियर बार था, बट धीरे धीरे करके जो बैरियर बार है वो एक तरफ से जुड़ जाएगा। क्या होगा, ये एक तरफ से जुड़ जाएगा इस लैंड से। जब ये एक तरफ से जुड़ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे स्पिट। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने फिगर 6.13 में दिखाया हुआ है कि जैसे ये एक तरीके से लैंड है और इधर पे सी है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये एक लैंड का मतलब मिट्टी का छोटा सा रिज बन गई है जो कि एक तरफ से इस लैंड से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, स्पिट। ठीक है, ये वाली स्पिट्स में ऑल्सो डेवलप अटैच्ड टू हेडलैंड्स हिल्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्पिट्स जो हैं अगर साइड में हेडलैंड या हिल्स हैं तो उससे भी जुड़ के स्पिट बन सकती है। ऊपर क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बे की बात की है, तो बात एक ही है, जैसे ये लैंड है, चाहे बे है, चाहे कुछ भी है, अगर उसके एक तरफ से ये बैरियर जुड़ गया है तो उसे हम स्पिट बोलेंगे। तो हो सकता है ये बे हो सकता है यहाँ पे नॉर्मल कुछ कोस्टल इलाका हो जो कि प्रॉपरली बे ना हो, मतलब कुछ मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे अगर ये स्पिट बन गई, राइट, तो स्प्रिट्स जो है वो हेडलैंड्स या हिल्स वाले एरिया से भी अटैच होके समुद्र के अंदर बन सकती हैं। The barriers, bars and spits at the mouth of the bay gradually extend, leaving only a small opening of the bay into the sea, and the bay will eventually develop into a lagoon. तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो ये स्पिट है वो दूसरी तरफ से भी जुड़ जाएगी, या तो पूरी तरीके से जुड़ जाएगी, नहीं तो बहुत छोटी सी ओपनिंग छोड़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो पूरी रिज बनी थी, बैरियर बना था, वो एक तरफ से की अप हो गया और दूसरी तरफ से भी इस तरीके से जुड़ गया। तो यहाँ पे जो पानी है अंदर की तरफ बे में वो ट्रैप हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, लगून। The lagoons will get filled up gradually by sediment coming from the land or from the beach itself, aided by wind, and a broad and wide coastal plain may develop, replacing a lagoon. तो होगा क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि धीरे धीरे करके, क्योंकि मटेरियल आ रहा है, मान लो यहाँ पे कोई स्ट्रीम वगैरह भी आ रही है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इस वाले एरिया में पूरा जो मटेरियल है वो डेवलप हो जाएगा। या तो पीछे से लैंड वगैरह से कोई मटेरियल आ रहा है, या तो वेव्स यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट करेंगी, या फिर जो विंड है, वेव्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगी क्योंकि जो वेव्स आएंगी वो इधर से आएंगी और वो ये बैरियर से टकरा जाएंगी, तो लगून तक नहीं पहुंच पाएंगी। बट विंड वगैरह की वजह से पूरा जो यहाँ पे मटेरियल है, लैंड से आएगा कुछ मटेरियल यहाँ से और फिर विंड जो है मटेरियल लाएगी, तो धीरे धीरे करके पूरा लगून जो है वो इस तरीके से लैंड बन जाएगा, कवर हो जाएगा और ये ब्रॉड कोस्टल एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे सारी पिक्चर्स जो है वो मैंने एक साथ लगा दी, तो इसको आप देख सकते हो। पहले बैरियर बार बनेगा, फिर स्पिट बनेगा, उसके बाद इसको हम कहेंगे बे बैरियर। ठीक है, इस वाले को हम कहेंगे बे बैरियर, और बे बैरियर के बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे लगून्स बन जाएंगे, और उसके बाद जब लगून में भी मिट्टी फिलअप हो जाएगी, सैंड जो है पूरी फिलअप हो जाएगी, तो इससे ये कोस्टल प्लेन बनेंगे। अब यहाँ पे आपको छोटा सा डू यू नो सेक्शन दिया हुआ है। द कोस्टल ऑफशोर बार्स ऑफर द फर्स्ट बफर और डिफेंस अगेंस्ट द स्टॉर्म और सुनामी बाय एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ देयर डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑफ शोर बार्स हैं ये सबसे पहले बफर या डिफेंस की तरह काम करते हैं, और उसके बाद क्या आएंगे, बैरियर्स, बीचेस, बीच ड्यून्स एंड मैनग्रोव्स, ये बफर की तरह काम करते हैं। मतलब जब सुनामी आती है, जब स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो ये सारे जो फीचर्स हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये उन सुनामी, उन स्टॉर्म वेव्स का जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट रहता है उससे हमें बचाने का काम करते हैं। इफ एनी, टू एब्जॉर्ब द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ स्टॉर्म एंड सुनामी वेव्स। तो ऑफ शोर बार्स के बाद क्या होगा, अगर उसके बाद इनमें से कुछ भी लैंडफॉर्म है, बैरियर्स, बीचेस, ड्यून्स या मैनग्रोव्स, तो इनमें से कोई भी अगर है तो वो क्या करेंगे, फिर और ज्यादा प्रोटेक्टिव एक तरीके से फोर्स का काम करेंगे सुनामी और स्टॉर्म से बचाने के लिए। सो इफ वी डू एनीथिंग व्हिच डिस्टर्ब्स द सेडिमेंट बजट एंड मैनग्रोव्स अलोंग द कोस्ट, दीज कोस्टल फॉर्म्स विल गेट इरोडेड अवे, लीविंग ह्यूमन हैबिटेशंस टू बी अ फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ स्टॉर्म एंड सुनामी वेव्स। तो अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि इस
पूरे एरिया का जो कोस्टल इलाका है, अगर वहां का सेडिमेंट बजट डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये जितने भी लैंडफॉर्म है, कोस्ट हो गया, बैरियर्स, बीचेस, ये कैसे बन रही है? सेडिमेंट के डिपोजिशन से बन रही है। तो अगर हम इनका सेडिमेंट बजट हिला देंगे, खराब कर देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे ये सारे लैंडफॉर्म नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा अगर मैनग्रोव्स को खराब किया, मैनग्रोव्स क्या होते हैं? जो कोस्टल इलाके में, जो खारे पानी में, वहां पे थोड़ा सा दलदल वाला इलाका रहता है, बट ये बेसिकली कोस्ट पे होते हैं, जो खारा पानी रहता है वहां पे रहते हैं। तो वहां पे जो पेड़ होते हैं, उनकी आधी जड़ें जो हैं वो समुद्र के पानी में ही डूबी रहती हैं इस तरीके से, और ऊपर ये पेड़ जो है वो दिखाई देते हैं। तो जो मैनग्रोव्स हैं ये भी क्या करते हैं? ये सुनामी वगैरह से बचाने का काम करते हैं। तो अगर हम मैनग्रोव्स को, मैनग्रोव फॉरेस्ट को खराब करेंगे, तो उससे भी क्या होगा? जो ह्यूमंस हैं उनको सबसे पहला असर देखने मिलेगा। मतलब कि फिर ह्यूमंस के आगे कोई डिफेंसिव फोर्स नहीं बचेगी, सुनामी वेव्स आएंगी और सीधा ह्यूमन सेटलमेंट को आके अफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से और ज्यादा नुकसान होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये पूरा कोस्टल इलाका है यहाँ पे, ठीक है, और इधर पे ये बैरियर्स वगैरह हैं। तो और इसके आगे हमने देखा क्या होते हैं? बीचेस वगैरह होते हैं, फिर सैंड ड्यून्स होते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपको सैंड ड्यून वगैरह देखने मिल रहे हैं। फिर इधर पे ही आपको मैनग्रोव वगैरह भी देखने मिल रही हैं। मान लो जो थोड़ा दलदल वाला इलाका है इधर पे कोस्ट के आसपास, इधर पे ही कहीं आपको मैनग्रोव्स जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरीके से पेड़ है, ये फॉरेस्ट की टाइप होती है जो कि कोस्टल इलाके के यहाँ पाई जाती है। तो ये मैनग्रोव्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो होगा क्या? जब यहाँ पे सुनामी आएगी, कोई भी स्टॉर्म आएगा, वो सबसे पहले इन चीजों से टकराएगा। हमारे घर का है, हमारे घर इतनी दूर जाके है, ठीक है, ये घर है लोगों के। तो जब भी ये वेव्स वगैरह आएंगी तो ये क्या करेंगी? ये सबसे पहले इन बैरियर से टकराएंगी, फिर ये बीचेस से टकराएंगी, फिर ये मैनग्रोव्स वगैरह से टकराएंगी, और फिर ये सैंड ड्यून वगैरह से टकराएंगी। तो इनका जो असर है, इन सुनामी का असर जो है, या स्टॉर्म का, जब तूफान आता है, साइक्लोन आता है, उसका जो असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट तक पहुंचते पहुंचते स्टॉर्म या सुनामी का असर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो ये जो बीच में डिफेंसिव फोर्स हैं वो उसके फोर्स को कम कर देंगी, ताकत को कम कर देंगी। बट अगर मान लो ये सारी चीजें हट गई यहाँ से, ये बैरियर्स वगैरह सब हट गए, क्योंकि हमने क्या किया? सेडिमेंट का जो पूरा बजट है वो हिला दिया, तो यहाँ पे अब बैरियर्स वगैरह ज्यादा नहीं बन रहे, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, और यहाँ से मैनग्रोव वगैरह भी सब हट गए हैं, ड्यून्स वगैरह भी ज्यादा नहीं बन रहे। तो होगा क्या? अब जब तूफान आएगा, जब सुनामी आएगी, तो वो सीधा क्या करेगी? सीधा असर डालेगी इन घरों पे, ह्यूमन सेटलमेंट पे। यहाँ पे जो इंसान होंगे उन सब पे सीधा असर पड़ेगा। आगे की जो भी डिफेंस फोर्स थी, फ्रंट लाइन जो एक तरीके से हमें प्रोटेक्शन मिली हुई थी, वो सब खत्म हो गई। तो इसकी वजह से सीधा जो असर है वो ह्यूमंस पे पड़ेगा। इसीलिए इन सारी चीजों का होना, कोस्ट पे अच्छे बैरियर्स का होना, मैनग्रोव्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैनग्रोव्स वैसे भी एयर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, वो अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। तो उस नजरिए से भी मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।